हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th के हिंदी ग्रामर में समास। समास क्या होता है, समास की परिभाषा क्या होती है और उसके कितने प्रकार होते हैं और एक एक प्रकार के बारे में डिटेल में समझेंगे और एग्जाम्पल को बहुत ही अच्छे तरीके से समझेंगे और एक ऐसी ट्रिक जानेंगे कि हम समास को कैसे पहचान सकते हैं कि अगर एक शब्द लिखा है, पूछा जाए कि यह कौन सा समास है, तो हम उसको चुटकियों में तुरंत 2 सेकंड में हम उसका आंसर दे देंगे। इतना आसान ट्रिक मैं आपको बताने वाला हूँ आज की इस वीडियो में। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कर देगा। दोस्तों अगर आपको इसका लिंक में इसका पीडीएफ चाहिए, इसका नोट्स चाहिए, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप वहां से जाकर इसका लिंक पीडीएफ ले सकते हैं और वहां से अपना नोट्स भी बना सकते हैं। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। समास। समास क्या होता है, सबसे पहले समझते हैं समास होता क्या है। समास का दोस्तों अर्थ क्या होता है, हम यहाँ पर देखेंगे। समास का शाब्दिक अर्थ होता है, क्या होता है, समास का शाब्दिक अर्थ होता है संक्षेपीकरण करना, यानी किसी शब्द को छोटा कर देना। अब मैं आपको एक एग्जाम्पल दिखाता हूँ। अगर मैं यहाँ पर लिख दूं राजा का पुत्र, तो यहाँ पर हम और क्या लिख सकते हैं, आपको तो अभी पता होगा। हम राजा के पुत्र जहाँ है वहां पर हम लिख सकते हैं राजपुत्र। तो दोस्तों यहाँ पर जो हम यहाँ पर लिखेंगे राजा के पुत्र के स्थान पर जो लिखेंगे राजपुत्र, वही होता है समास। समास का अर्थ होता है संक्षेपीकरण करना, यानी संक्षेप कर देना। किसी भी शब्द को, बड़े शब्द को या बड़े अर्थ को हम छोटे में करके लिखें। राजा का पुत्र ये बड़ा अक्षर था, बड़ा वाक्य था, लेकिन हमने उसको छोटे शब्द में कर दिया। राजा का पुत्र है, वहां पर हमने राजपुत्र कर दिया। तो यही होता है समास। समास का अर्थ होता है संक्षेप करना। अब देखिए संक्षेप हुआ कैसे, ठीक है, ये संक्षेप हुआ कैसे, इसके बारे में थोड़ा समझते हैं। तो इसकी परिभाषा से समझ सकते हैं कि जब दो शब्द या दो से अधिक शब्द मिल करके किसी एक नवीन या सार्थक शब्द का निर्माण करते हैं तो उसे हम समास कहते हैं। अब फिर से समझिए, जब दो शब्द मिल करके, कौन कितने शब्द, दो शब्द, जब दो शब्द मिल करके, यानी कि राजा और उसका पुत्र, यानी राजा और पुत्र दो शब्द मिल करके एक शब्द का निर्माण करें, लेकिन वह एक नवीन शब्द हो, यानी इन दोनों से मिलकर बना राजपुत्र, यह एक नवीन बना है और एक सार्थक शब्द बने। ये नहीं है कि कोई ऐसा शब्द बना दिया जाए जिसका कोई अर्थ ही ना हो, ठीक है, वो सार्थक होना चाहिए, उसका कोई ना कोई अर्थ होना चाहिए, तभी वह समास होगा, नहीं तो नहीं होगा। अब संक्षेप भले से वहां पर हो रहा हो, लेकिन जब तक उसका कोई सार्थक अर्थ ना निकले, उसका कोई अर्थ होगा तभी तो हम उसको कुछ शब्द कहेंगे। तो जब तक उसका कोई अर्थ नहीं निकलेगा वहां पर वो समास नहीं होगा। तो जब दो या दो से अधिक शब्द मिल करके किसी एक नवीन सार्थक शब्द का निर्माण करता हो तो वही कहलाता है समास। उम्मीद करता हूँ आपको परिभाषा याद हो गया होगा। दोस्तों यहाँ पर इसको देखकर समझने की कोशिश ना करके आप उसे पूरा समझ करके पूरा कंप्लीटली याद करने की कोशिश करें। कैसे, यहाँ पर आप समझ लीजिए दो शब्द मिल रहे हैं, दो शब्द मिल करके किसी एक ही शब्द का निर्माण कर रहे हैं और वह शब्द एक नया शब्द होगा और सार्थक शब्द होगा जिसका कोई ना कोई अर्थ निकलेगा, ठीक है। तो आप यहाँ से इतना, समास का अर्थ होता है संक्षेपीकरण करना, यानी इसको छोटा कर देना। और परिभाषा होगा कि जब दो शब्द मिलकर किसी एक शब्द का निर्माण करें। आप इतना भी कह सकते हैं, नवीन सार्थक नहीं कहेंगे तब भी चल जाएगा, लेकिन आप इतना परिभाषा में लिख सकते हैं। आपको नहीं याद है तो संक्षेपीकरण से यहाँ पर आप समझ सकते हैं छोटा ही तो करना है। तो दो शब्द मिलकर किसी एक शब्द का निर्माण करेगा तो वह छोटा हो जाएगा। तो दो शब्द मिलकर किसी एक सार्थक शब्द या नवीन और सार्थक शब्द का निर्माण करता है तो वह समास कहलाता है। वह प्रक्रिया जो है समास कहलाती है। अब देखिए समास के कुछ प्रकार होते हैं, प्रकार के बारे में समझ लेते हैं। देखिए कर्मधारय समास पहला होता है, दूसरा द्विगु समास। अब देखिए कर्मधारय समास क्या होता है, फिर दूसरे नंबर पर द्विगु समास, ये सब आगे हम डिटेल में समझेंगे। पहले इनके प्रकार के बारे में हम एक बार वैसे पढ़ लेते हैं कौन कौन से प्रकार है। पहला प्रकार दोस्तों कर्मधारय समास, दूसरा है द्विगु समास, तीसरा है बहुब्रीहि समास, चौथा द्वंद्व समास, पांचवा तत्पुरुष समास और छठवां अव्ययी भाव समास। लेकिन देखिए दोस्तों यहाँ पर आपको पांचवा जो है तत्पुरुष समास, क्या आपको क्लास 10th में नहीं पढ़ना है, लेकिन मैं आपको यहाँ पर पढ़ा दूंगा। आप उसको इतना पढ़ना चाहिए, जरूरी नहीं है कि पहला कर्मधारय ही है और चौथा द्वंद्व ही है, ठीक है, चाहे जैसे याद करें। लेकिन यह है 6 प्रकार है। कर्मधारय से उत्पन्न हुआ था तत्पुरुष समास और तत्पुरुष से हुआ था द्विगु समास, ठीक है। तो आप यहाँ पर कंफ्यूज ना होएगा। अब जो पहले जो है 4 प्रकार का था, लेकिन अब 6 प्रकार का हो गया है, अब इसको अलग अलग कर दिया गया है। तो दोस्तों तो आइए समझ लेते हैं, लेकिन इसके पहले इनके प्रकार के बारे में समझने से पहले कुछ चीजें समझ लेते हैं। देखिए दोस्तों व्याकरण में समास में कुछ पद होते हैं और
प्रधान और अप्रधान के बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। देखिए यहाँ पर देखिए हमने लिया था राजपुत्र, तो देखिए यहाँ पर मैंने लिखा राजपुत्र। तो देखिए ये दो शब्द से मिलकर बना हुआ है, एक है राज और एक है पुत्र। तो देखिए यहाँ पर राज जो है ना, यह इस शब्द का पहला पद है, ये पहला पद है, पहला शब्द है, दो शब्दों से मिलकर बना तो पहला शब्द है, लेकिन यहाँ पर ये पहला पद हो गया। अब ये पहला पद हो गया और इसे हम कहेंगे प्रथम पद या पूर्व पद। ठीक है, पूर्व पद, इसको हम कहते हैं पूर्व पद, या लिख सकते हैं पहला पद। ठीक है, और ये होगा हमारा उत्तर पद। कौन सा पद? उत्तर पद। और इसे हम कह सकते हैं दूसरा पद। ठीक है, मतलब कि कोई शब्द है उसमें जो पहला शब्द होगा वो पूर्व होगा और दूसरा होगा वह उत्तर होगा। अब मैं आपको यहाँ इस प्रकार के बारे में इससे थोड़ा कनेक्ट करने की कोशिश करता हूँ। इसमें प्रकार में क्या होगा इस सब में कि जैसे मान लीजिए कर्मधारय समास है, तो इसमें या कोई और समास मान लेते हैं द्विगु समास है, तो इसमें दो पद होगा ना, दो पद है, द्विगु समास, पूर्व पद और उत्तर पद, तो इसमें कोई एक पद जो है प्रधान होगा। अब प्रधान का अर्थ क्या है, मैं यहाँ पे इसको मिटा के बता रहा हूँ आपको। देखिए प्रधान, तो इसका उल्टा होगा अप्रधान। ठीक है, तो इसका उल्टा होगा अप्रधान। तो देखिए यहाँ पर समझिए, प्रधान वो होगा जिस पर ज़्यादा जोर दिया जाए, जिस पर थोड़ा ज़्यादा जोर देकर समझाया जाए या बोला जाए। ठीक है, और अप्रधान वो होगा जिस पर ज़्यादा जोर ना दिया जाए। तो अब यहाँ से आप ये समझ लीजिए कि प्रकार में यही होगा कि कौन सा पद प्रधान है। एक में होगा कि पहला पद प्रधान है, दूसरा अप्रधान है, और तीसरे में अगले में होगा कि दूसरा प्रधान है और पहला अप्रधान है। किसी में होगा कि दोनों अप्रधान है, कोई तीसरा प्रधान होगा, कोई होगा कि कोई भी पदार्थ प्रधान नहीं है, कोई विशेषण विशेष होगा। कुछ इस प्रकार से जो है हमें इसमें समझना है। ठीक है, तो आइए हम पहला कर्मधारय समास के बारे में पढ़ते हैं। देखिए कर्मधारय समास पहला हमने ले लिया है, कर्मधारय समास। कर्मधारय समास क्या होता है और इसको कैसे पहचाने, इसका ट्रिक इस वीडियो में इस पर मैं आपको देने वाला हूँ। ठीक है, तो देखिए अगर आपको इसका नोट्स चाहिए तो इससे बेहतरीन तरीके से, अगर आप यहाँ से नोट्स ना बना सके तो वहाँ पर मैंने जो लिंक दिया वहाँ पर आप क्लिक कीजिए और जाकर फटाक से नोट्स देख सकते हैं, और एकदम फ्री है, कोई भी इसका पैसा नहीं लग रहा है। तो देखिए दोस्तों, कर्मधारय समास क्या होता है? जिस समासिक पद का या हम यहाँ पर लिख सकते हैं, यहाँ पर मैंने लिखा है जिस समासिक शब्द का। ठीक है, लेकिन आप कुछ भी लिख सकते हैं अपनी मर्जी से कि जिस समास में, या हुआ है समास जिसमें। ठीक है, समासिक शब्द में परिभाषा देखिए, जिस समासिक शब्द में पहला पद या पूर्व पद जिसे हम कहते हैं वह विशेषण हो। अब विशेषण का अर्थ क्या है? यानी उसकी विशेषता हो, किसी संज्ञा की विशेषता हो, किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता हो, उसे कहते हैं विशेषण। तो विशेषण, पहला पद विशेषण किसी संज्ञा का विशेषण हो और दूसरा पद यानी उत्तर पद विशेष हो, यानी वह जो संज्ञा है वो विशेष है, मतलब वहाँ पर ये दोनों उपस्थित हैं, वह संज्ञा भी उपस्थित है और उस संज्ञा का वह गुण या उसकी विशेषता भी वहाँ पर उपस्थित है। तो देखिए अब इसको उदाहरण के द्वारा अच्छे से समझने की पूरी कोशिश करेंगे। देखिए जिस समासिक शब्द में पूर्व पद यानी पहला पद, देखिए अगर आप देखिए ये हमारा जो है समस्त पद जिसे कहते हैं समस्त पद। समस्त पद का अर्थ होता है पूरा पद जो बन गया है वो। यहाँ पर हम लिखेंगे विग्रह, यानी हम इसको हम कैसे लिखेंगे तोड़ करके, उसे हम विग्रह कहते हैं। और उसके बाद उसका अर्थ अगर हम किसी और में निकालते हैं कोई और प्रकार में, अगले प्रकार में द्वंद्व या बहुब्रीहि समास में, तो वहाँ पर हम इसका समझेंगे। अब देखिए पूर्व पद यानी पहला पद क्या है? विशेषण है, यानी पहले उसकी विशेषता लिखनी है। अगर यहाँ पर मैंने लिखा है नील गगन, तो हम लिख सकते हैं गगन नीला है, गगन का रंग नीला है। लेकिन यहाँ पर कहा जा रहा है कि पहला पद विशेषण है, यानी पहले उसकी विशेषता लिखनी है, तो हम लिखेंगे नील गगन का लिखेंगे नीला है, नीला है गगन, यानी नीला है जो गगन लिख सकते हैं। ठीक है, तो क्या लिखेंगे? नीला है गगन, सब क्या लिख सकते हैं? नीला है क्या? गगन तो है, गगन यानी आसमान यानी अंबर। ठीक है, आसमान। ठीक है, अब इसके बाद क्या था? विशेष है, कहाँ गया? ये है उत्तर पद है, दूसरा पद है विशेष। विशेष में क्या होगा? इसकी क्या है, मतलब किसकी विशेषता बताई जा रही है? गगन की। नीला है जो गगन, नीला है जो गगन।
अब देखिए पहला कहा गया नीला है जो गगन, तो यह इसका विग्रह हो गया। अगर हमें यह दिया गया है कि नीला है जो गगन शब्द दिया गया है, तो उसका जो है समास क्या होगा, नील गगन होगा। उसको हम छोटे में करके लिख देंगे, ठीक है। नील गगन का अर्थ होता है नीला है जो गगन, ठीक है। अब देखिए यहां पर समझिए, मैं फिर से यही चीज लिखता हूं, 1 मिनट रुकिए। देखिए नील गगन, ठीक है। तो यहाँ पर ये नीला जो है, नील, ये है प्रथम पद। कौन सा पद है, प्रथम पद या पहला पद, ठीक है। और यह जो है दूसरा पद, और ये क्या है, ये पहला पद यानी जो ये नीला है, नील जो है ये क्या है, ये विशेषण है, और ये गगन क्या है, विशेष्य है, ठीक है। समझिएगा, यह विशेषण है नील और विशेष है गगन, यानी गगन जो है उसका विशेषता है। इस तरह से आप सबका लिख सकते हैं। कर्मधारय समास का अर्थ आप समझिए, वहां पर कर्मधारय समास यही होता है कि पहला पद विशेषण तो दूसरा पद विशेष्य हो। यहाँ पर प्रधान उदाहरण वाला झंझट नहीं है, यहाँ पर है कि पहला पद विशेषण है और दूसरा पद विशेष्य है। कह सकते हैं तो पहला पद प्रधान ही है, क्योंकि उसी पर जोर डाला जाता है, जिस पर ज्यादा जोर देकर बोला जाए वही प्रधान होता है। तो नीला है जो गगन, तो नीला हमने कहा ना उसके विशेषता को, तो वही होगा इसका प्रधान पद। कह सकते हैं पहला पद प्रधान और दूसरा पद अप्रधान हो, या पहला पद विशेषण और दूसरा पद विशेष्य हो, तो उसे हम कहते हैं कर्मधारय समास। यहाँ से आप एग्जाम्पल में नील गगन है, महात्मा भी लिख सकते हैं, महान है जो आत्मा, महान है जो आत्मा, जहाँ पर महान जो हो जाएगा उसकी विशेषता हो जाएगी कि वो आत्मा जो है महान है, तो वो आत्मा महान, तो वो उसकी विशेषता हो गई, विशेष्य हो गया, और वह महान है, ठीक है। तो महान जो है, जो आत्मा, कौन महान है, आत्मा महान है ना, तो आत्मा जो है वो है विशेष संज्ञा, और महान जो है वो विशेषण है, यानी उस आत्मा की विशेषता है महानता, ठीक है। तो क्या होगा, महान है जो आत्मा अर्थात महात्मा। उसके बाद महावीर, महान है जो वीर, महावीर, ऐसे बहुत ले सकते हैं, ठीक है। महादेव, महान है जो देव, ठीक है। तो यहाँ से देखिए, अगर आपको उसका विग्रह करना है तो कैसे करेंगे। मान लीजिए विग्रह करना है या विग्रह लिखा हुआ है, तब तो देखिए पहले आपको इसके जो समस्त पद रहेगा ना, उसमें इसकी पहले विशेषता लिखी रहेगी। तो ये तो लिखा ही है, मान लीजिए आपको विग्रह करना है इसका, तो नील गगन, तो पहले आपको क्या है, पहला पद जो है विशेषण है, तो मतलब आपको इसमें से इसकी विशेषता छाटनी है। तो गगन है नीला, ये नीला मतलब जो नीला है वह गगन, तो गगन कैसा है, नीला है, या ले सकते हैं महावीर। तो महान है वह वीर, तो कौन महान है, वीर महान है, तो क्या है, महान है, महान उसकी विशेषता है, तो महावीर है, तो पहले लिखेंगे महान है जो वीर, ठीक है। इस तरह से हम इसका विग्रह कर लेंगे। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप कर्मधारय समास समझ गए होंगे। तो आइए हम आगे अपने दूसरे समास की ओर चलते हैं, जो हमारा द्विगु। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए द्विगु समास क्या होता है। देखिए यहाँ पर मैं बताऊँ देखिए द्विगु समास होता है देखिए द्विगु, अब यहाँ पर ट्रिक समझिए कैसे हम इसको पहचाने कि द्विगु समास है। देखिए द्विगु समास में क्या होगा, आगे लगा है द्विगु, समझिए द्विगु, तो इसको आप छोड़ दीजिए। यहाँ पर देखिए लिखा है द्वि, गांव में 1 2 3, 1 2 3, 1 गो 2 गो 3 गो है, तो वहां से समझिए कि द्वि लिखा है, यानी कि संख्या से रिलेटेड है। यहाँ पर 2 है, संख्या से रिलेटेड है, समझिए। अब यहाँ पर ये जरूरी नहीं है कि वह संख्या 2 ही हो, ठीक है, संख्या से रिलेटेड है, समझिएगा। जिस समासिक पद का, अब द्विगु लिखा है, फिर से लिखता हूं द्विगु, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये पहला पद है, या द्विगु में ही समझ लीजिए, इसके नाम में ही क्लियर कीजिए कि द्विगु लिखा है, जिसका पहला पद क्या है, संख्यावाची है, द्वि लिखा है, और दूसरा क्या होगा, तो प्रधान ही होगा ना। तो समझिए यहाँ पर ये क्या है, संख्यावाची है,
ठीक है। तो अब यहाँ से आप परिभाषा बना लीजिए। अगर आपको परिभाषा लिखना है द्विगु समास का, तो द्विगु मतलब कि पहला पद द्वि लिखा है, यानी पहला पद संख्यावाची होगा, और बाद में गु लिखा है, ये कुछ भी लिखा हो तो मतलब बाद में प्रधान ही होगा ना। तो यहाँ पर समझिए, जिस समासिक पद का पहला पद संख्यावाची हो, संख्यावाची 1 2 3 4 10 12 20 50 संख्यावाची हो, उसे ही हम कहते हैं समास। आगे आप लिख सकते हैं दूसरा पद प्रधान होता है। पहला पद संख्यावाची होगा तो दूसरा पद प्रधान होगा, तो संख्या समास कहलाएगा। कौन सा समास है? द्विगु समास कहलाएगा। ठीक है, समझिए ध्यान से कि पहला पद संख्यावाची ही होना चाहिए बस। तो अब आगे देखिए, यहाँ पर एग्जाम्पल से समझिएगा तो ज़्यादा जल्दी समझिएगा। देखिए एग्जाम्पल में है त्रिभुज, यानी 3 भुजाओं का समूह। अगर त्रिभुज मैथ में आपने पढ़ा है, त्रिभुज बनाना है तो 3 भुजाओं को जोड़ना होगा, 3 भुजाओं का समूह बनाना होगा। तो मतलब 3 भुजाओं का समूह त्रिभुज कहलाता है। तो 3 भुजाओं का समूह, तो आज कितना भुजा लग रहा है? 3, और 3 क्या है? एक संख्या है। तो ये क्या हो जाएगा? ये पद कौन सा है? संख्यावाची पद हो गया, संख्यात्मक रूप, संख्यात्मक हो गया। ठीक है, तो त्रिभुज का मतलब हो गया 3 भुजाओं का समूह, यानी जहां पर पहला पद संख्या हो और दूसरा पद प्रधान हो बस। तो यहाँ पर समझिए, चौराहा ले लेते हैं। चौराहा, चौराहा, राह का मतलब होता है रास्ता, चौ का मतलब होता है 4, 4 है संख्यावाची, और रास्ता है क्या है? प्रधान है। ठीक है, 4 रास्ता, चौराहा, चौराहा यानी 4 रास्ता। प्रधान मैंने कहा जिस पर जोर दिया जाता हो, तो चौराहा, राहा कहा जा रहा है, लास्ट में जोर दिया जा रहा है इस पर, यानी 4 रास्ते हैं वहां पर। 4 तो हो गया संख्या, तो अगर हम कहेंगे चौराहा मतलब वहां बीच से जो है 4 रास्ते गए हुए हैं। आपने देखा होगा तिरंगा, 3 रंगों का समाहार। देखिए वहां पर समूह नहीं कहेंगे, 3 रंगों का समाहार है वहां पर। समूह भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन समूह में क्या होगा? वो आपस में उल्टा सीधा जुड़े हों, वो समाहार है। ठीक है, त्रिरंगा क्या सकते हैं? 3 रंगों का समाहार। कितने रंगों का? 3 रंगों का। 3 क्या है? संख्यावाची है, और रंगों का समाहार। यहाँ पर तिरंगा, तिरंगा यानी 3 रंगों को जो है जोर दिया जा रहा है, वो प्रधान पद है। ठीक है, तो यहाँ से आप इसके और भी एग्जाम्पल लिख सकते हैं। नवरत्न हो गया, दशानन हो गया, 10 जिसके 10 है सिर, या जिसके 10 मुख हैं उसे दशानन कहते हैं। और भी इसके बहुत सी, जैसे एग्जाम्पल मैं आपको बता दूं, अष्टग्रह 8 ग्रह, और सप्ताह 7 दिन या 7 दिनों का समूह सप्ताह। ऐसे बहुत से एग्जाम्पल आप द्विगु समास में दे सकते हैं। ठीक है, आइए इसके आगे बहुब्रीहि समास पढ़ते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको द्विगु समास समझ में आ गया हो। तो समझ में आ गया तो लाइक जरूर कर दीजिएगा वीडियो को। और मैं कह रहा हूँ इसी का नहीं और गर्भधारय का ही नहीं, पूरे समास का नोट्स लिंक में दिया गया है डिस्क्रिप्शन में, और उसका कोई पैसा नहीं लग रहा है, मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, आप जाकर वहाँ पर देखो। तो यहाँ पर देखिए, वहाँ अगला समास है, तीसरा समास है बहुब्रीहि समास। देखिए तीसरा समास है बहुब्रीहि समास। बहुब्रीहि समास क्या होता है? तो देखिए इसको याद करने का, इसको समझने का ट्रिक देखिए। और बहुब्रीहि दोस्तों क्या है, इस सब में जो है सबका एक ही मतलब निकाल देता है, मतलब सबसे मेन हो जाता है, इसलिए हम इसको तीसरे नंबर पे समझ रहे हैं। देखिए बहुब्रीहि का अर्थ क्या होता है, इसको समझने की ट्रिक देखिए। अगर आपको देख रहा है कि यह शब्द कोई दिया गया है, ये बहुब्रीहि है या नहीं है, इसको याद करने का एक तरीका समझिए। बहुब्रीहि का अर्थ देखिए, यहाँ पर इसके नाम से क्लियर कीजिए, बहुब्रीहि। तो यहाँ पर देखिए बहु क्या का अर्थ क्या होगा? बहुत, जिसमें मतलब 2 पद के अलावा, प्रथम पद और दूसरा, पहला पद दूसरे पद के अलावा कोई और पद हो तो उसे हम कहते हैं बहुब्रीहि पद। बहुब्रीहि समास मतलब कोई और पद आ जाए वहाँ पर, तीसरा पद। तो यहाँ पर परिभाषा इसकी यहाँ पर इस तरह से हो सकती है कि जिस समासिक पद में दोनों पद अप्रधान हो। अब यहाँ पर समझिए, दोनों पद अप्रधान हो गए यहाँ पर, यानी अब दोनों पद में से कोई भी प्रधान नहीं रहेगा। ठीक है, बल्कि वह किसी तीसरे पद की ओर या तीसरे शब्द की ओर इशारा करे, संकेत करे, तो वही होगा बहुब्रीहि समास। देखिए जिस समासिक पद में दोनों पद अप्रधान हो, दोनों पद अप्रधान हो और दोनों शब्द मिलकर, यानी वो दोनों शब्द मिल करके किसी तीसरे शब्द की ओर संकेत करे, तो वही होता है बहुब्रीहि समास। ठीक है, आप समझिए। एग्जाम्पल ले लीजिए, नीलकंठ। तो नीलकंठ का अर्थ क्या होगा? नीला है कंठ जिसका है, नीला है कंठ जिसका,
नीला है कंठ, किसका कंठ नीला है, किसका कंठ, कंठ मतलब गला, किसका गला नीला है, भगवान शिव का गला नीला होता है, इन्होंने कुछ भी किया। ठीक है, तो भगवान शिव का गला नीला है, कंठ नीला है, तो नीलकंठ का अर्थ क्या होगा, नीला है कंठ जिसका, अर्थात शिव। यानी कि यहाँ पर नीलकंठ जो है, नील और कंठ दो शब्द मिल करके नीलकंठ है, नीला है कंठ जिसका मिल करके नीलकंठ बना, दो शब्द हो गए और दोनों अप्रधान है। और ये नीलकंठ का अर्थ होता है भगवान शिव, और शिव क्या हो गए, प्रधान हो गए, और यही होता है बहुब्रीहि समास। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए नीलकंठ, नीलकंठ का अर्थ होता है नीला है कंठ जिसका, अर्थात शिव। ठीक है, तो यहां पर ये शिव क्या हो गया, यही है बहुब्रीहि समास। ठीक है, मतलब कि किसी तीसरे शब्द की ओर वह इशारा कर दे। अब मैं आपको एक बात और यहां बताता हूं, ये नीलकंठ जो है कर्मधारय समास भी है। अगर आपके ये एमसीक्यू में आता है, एमसीक्यू में आता है, तो आप कैसे, अगर नीलकंठ लिखा है और एमसीक्यू में बहुब्रीहि समास है, कर्मधारय समास है, द्विगु समास है, द्वंद्व समास है, मान लीजिए 4 हो गए, तो आपको लगाना है बहुब्रीहि समास। ठीक है, लेकिन अगर बहुब्रीहि नहीं है, कोई और आ गया, तो आपको वहां पर कर्मधारय समास लगाना रहेगा। क्यों, क्योंकि बहुब्रीहि जो है सबसे बड़ा है, सब पर भारी पड़ता है। नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका अर्थात शिव, लेकिन नीला है कंठ जिसका, यानी अगर हम जिसका ना लगाएं, नीला नीले कंठ वाला लिख दें, या जिसका कंठ नीला है लिख दें, ठीक है, तो कर्मधारय समास में नहीं हो गया कि जिसका कंठ है जिसका नीला, या नीला है कंठ जिसका है, तो नीला है कंठ जिसका, किसका है, तो यहाँ पर ये नहीं बताया गया किसका है, विशेष नहीं है। ठीक है, लेकिन जहां पर अभी मान लीजिए दशानन ले लीजिए, 10 है मुख जिसके, 10 है मुख जिसके, अर्थात रावण, क्या, रावण, अर्थात रावण। तो देखिए 10 है मुख जिसके, दशानन, 10 है मुख जिसके, यानी ये तो द्विगु समास में भी आ रहा है, दशानन तो द्विगु समास में भी आ रहा है। मानते हैं ये कर्मधारय समास कहीं कहीं ये नीलकंठ में नहीं हो रहा है, नीलकंठ में कहीं और, जैसे जिसका जहां पर विशेष आ जाए, लेकिन ये तो द्विगु समास हो रहा है, 10 आनन है जिसके, यानी 10 मुख है जिसके, दशानन। ठीक है, लेकिन जब यहाँ पर कहा जाए अर्थात रावण, यानी तीसरे पद की ओर संकेत कर दिया जाए, तो वहां पर बहुब्रीहि समास ही होगा। लेकिन अगर तीसरे पद की ओर संकेत नहीं हो रहा है, या आपके ऑप्शन में बहुब्रीहि नहीं है, तो द्विगु लगाएंगे आप। ठीक है, अगला है पीतांबर। पीतांबर का अर्थ होता है पीला है वस्त्र जिसका, पीला है वस्त्र जिसका, जिसका। ठीक है, अर्थात श्री कृष्ण। ठीक है, पीतांबर क्या है, पीला, पीतांबर, आंबर का अर्थ होता है वस्त्र, तो पीला है अंबर जिसका, यानी पीला है वस्त्र जिसका, वही क्या है, पीतांबर। पीतांबर का अर्थ हो गया श्री कृष्ण, श्री कृष्ण पीला वस्त्र पहनते थे तो उन्हें पीतांबर कहा गया, और वह श्री कृष्ण तीसरे पद की ओर संकेत हो रहा है कि पीतांबर का अर्थ होता है श्री कृष्ण। दो शब्द पीला और अंबर मिल करके पीतांबर बना, लेकिन इसमें से कोई प्रधान नहीं है और बन गया पीतांबर का अर्थ हो गया श्री कृष्ण, यानी तीसरे पद की ओर संकेत। तो इस तरह से होगा बहुब्रीहि समास। और एग्जाम्पल देख लेते हैं, पंचानन, पंच आनन, आनन का मतलब होता है मुख, 5 मुख हैं जिसके, अर्थात 5 मुख है, किसके 5 मुख है, हाँ हनुमान जी के यहाँ 5 मुख है, यानी पंचानन 5 मुख है जिसके, अर्थात हनुमान, अर्थात हनुमान। इस तरह से इसका विग्रह किया जाएगा, इसका प्रधान पद निकाला जाएगा। यह इसका गौड़ पद है जिसका कोई भी पद प्रधान नहीं है, ये समस्त पद है, और इसमें नीलकंठ यानी नीला जो है गौड़ है, कंठ जो है गौड़ पद है, अप्रधान है। और उसके बाद जो आता है शिव, या यहाँ पर अगले में वहां पर हो जाएगा प्रधान पद, और वही होगा बहुब्रीहि समास। इस तरह से हो जाएगा। अगला है पवन पुत्र। पवन का पुत्र कौन है, हनुमान, तो वहां पर कहेंगे पवन का पुत्र है हनुमान, मतलब तीसरे पद की ओर यहाँ पर भी संकेत हो रहा है। त्रिलोचन,
तीन है नेत्र जिसके, तीन लोचन मतलब होता है नेत्र, तो तीन है नेत्र जिसके, यानी भगवान शिव, और यह भी तीसरे पद की ओर संकेत कर रहा है। तो यहाँ पर भी ये भी बहुब्रीहि होगा। इसके और भी उदाहरण होते हैं। तो दोस्तों आइए यहाँ पर देखते हैं अगला समास हमारा द्वंद्व समास। द्वंद्व समास को समझने की ट्रिक क्या है, इसको पहचानने की ट्रिक क्या है, ये समझिए। यहाँ पर द्वंद्व समास है या नहीं, या इसकी परिभाषा लिखनी है तो कैसे लिखें। तो देखिए द्वंद्व में इस्तेमाल हो रहा है आधा द और आधा व, इस्तेमाल हो रहा है दोनों तरफ, आगे भी और पीछे भी, यानी इसमें दोनों पद जो है होगा समान होगा, दोनों पद प्रधान होंगे, ठीक है, दोनों पद प्रधान होंगे, लेकिन बीच में एक समुच्चय बोधक का चिन्ह लगा, समुच्चय बोधक लगा होगा, जैसे कि या, और, तथा, एवं, इस तरह से सब लगे होंगे, तो उनका लोप हो जाता है वहां पर, और उनका लोप होने के बाद कुछ इस तरह से ऐसे उनके बीच में चिन्ह लग जाता है। जैसे अगर एग्जाम्पल ले ली माता पिता, माता पिता, तो हो जाएगा माता और पिता, ठीक है। इसका विग्रह करेंगे, जब इसका विग्रह करेंगे तो माता और पिता हो जाएगा, समुच्चय बोधक आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर समुच्चय बोधक का लोप होकर के यह चिन्ह लग जाएगा तो द्वंद्व समास कहलाएगा। तो गुण और दोष का क्या होगा, गुण और बीच में लगेगा इस तरह का चिन्ह और दोष हो जाएगा, गुण दोष हो जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पर हो जाएगा सुख दुख, सुख दुख, ठीक है, पाप पुण्य, पाप, ठीक है, रुपया और पैसा, ठीक है। तो इस तरह से हो जाएगा। मतलब क्या होगा, द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होंगे और एक समुच्चय बोधक का लोप होगा, समुच्चय बोधक चिन्ह का लोप होगा, और एक चिन्ह। देखिए दोस्तों यहाँ पर एक हमने शब्द लिखा है चराचर। चराचर का अर्थ क्या होगा, एक और लिख सकते हैं पापा पुण्य, पापा पापा, ठीक है। ये तो यहाँ पर ये भी द्वंद्व समास है, लेकिन हमें फंसाने के लिए इन दोनों शब्दों को दे सकता है। तो आप यहाँ पर समझिए, कंफ्यूज ना होइए। अगर हम इसको विग्रह करें तो क्या होगा, चर और अ, यहाँ पर आ की मात्रा लगा हुआ है तो और अचर हो जाएगा, और अचर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर पापा, पाप, यहाँ पर आ की मात्रा लगा है तो यहाँ पर हो जाएगा आपाप, आपाप, ठीक है, और आपाप। तो पाप और आपाप, पापा पाप लिखा हो तो उसका मतलब होगा पाप और पाप और अपाप, और चराचर लिखा हो तो चर और अचर होगा। तो यहाँ पर इससे कंफ्यूज ना होइएगा, और इस तरह से पूरा ट्रिक समझ लीजिएगा कि द्वंद्व जहाँ पर होगा वहां पर दोनों पद समान होंगे तो उसे कहेंगे द्वंद्व समास, और जिसके दोनों पद समान हो और उसमें समुच्चय बोधक चिन्ह का लोप होता है, और या तथा, मतलब यहाँ से और या तथा एवं एवं शब्द होता बीच में तो उनका लोप हो जाता है, और इस तरह से चिन्ह यहाँ पर लगा दिया जाता है, ठीक है। तो आइए आगे देखते हैं अव्यय भाव या तत्पुरुष समास। दोस्तों तो देखिए हमारा पांचवा समास है अव्यय भाव समास। अव्यय भाव समास क्या होता है यहाँ पर हम समझते हैं। देखिए अव्यय भाव समास से हम यहाँ पर ट्रिक ये लगाएंगे कि अव्यय भाव समास होता है क्या, इसका समझने का तरीका इस तरह से रहेगा कि इसमें देखिए इसको पहले लिखते हैं अव्यय है, अव्यय भाव समास का नाम है अव्यय भाव, ठीक है। तो इसमें देखिए अव्यय, पहला पद जो है अव्यय हो, देखिए इसमें दो पद बन रहा है फिर से, अव्यय और अव्यय और यही भाव, ठीक है। तो इसमें पहला पद क्या है, अव्यय है, और दूसरा पद क्या है, भाव। तो उसमें हमें दूसरे पद से नहीं मतलब, पहला पद क्या है, अव्यय है, ठीक है। अब अव्यय का क्या मतलब है यहाँ पर, देखिए अव्यय से क्या अर्थ है कि अब एक एग्जाम्पल लेते हैं तब आप समझिए। देखिए एग्जाम्पल में क्या ले रहे हैं, देखिए प्रत्येक ले लिए, ठीक है, या प्रतिदिन ले लिए, चलिए प्रत्येक छोड़िए, प्रतिदिन, ठीक है। तो प्रतिदिन में क्या है कि पहला पद क्या है, प्रति, पहला पद है प्रति और दूसरा पद है दिन, ठीक है। यह है पहला पद और यह है दूसरा पद, ठीक है।
तो पहला पद क्या है, अव्यय है। तो अव्यय का अर्थ यहाँ पर समझिए, अगर इसका विग्रह करते हैं, इसको तोड़ेंगे या फिर इसको बड़ा करके लिखें, विग्रह करके लिखें, तो क्या होगा, प्रतिदिन का प्रत्येक दिन होगा, ठीक है, एक दिन हो जाएगा, हर दिन होगा, ठीक है। कुछ भी आप जो अपने सेंटेंस में कह सकते हैं, आपके हर दिन, प्रत्येक दिन या एक दिन, ठीक है। तो इस तरह से आप समझ लीजिए। तो पहला पद अव्यय का मतलब यह है कि ये प्रति है ना, प्रति के आगे दूसरा पद जो दिन लगा है, इस दूसरे पद को हम बदल दें अगर इसी की जगह पे, और कोई सार्थक अर्थ दूसरा निकल रहा है, तो उसी को हम अव्ययी भाव समास कहेंगे। देखिए प्रतिदिन है ना, अगर हम इसी के बाद दिन है सप्ताह लगा दें तो प्रति सप्ताह हो जाएगा, प्रति माह लगा देते हैं, ठीक है, यानी प्रत्येक महीने या हर महीने, ठीक है। तो क्या मतलब है यहाँ पर, पहला पद अव्यय हो और दूसरा पद अगर हम चेंज कर दें तो कोई समानार्थी नहीं, सार्थक अर्थ निकले तो वही होगा। देखिए सार्थक अर्थ, अब देखिए इसके प्रति के बाद कुछ भी अगर जोड़ दें तो ये नहीं होगा ना। अब जैसे प्रतिदिन है, प्रति घंटे जोड़ दें, अब देखिए एक और बन जा रहा है, प्रति घंटे, बहुत बन जाएगा, प्रति मिनट, प्रति सेकेंड, ठीक है। तो इस तरह से प्रति से बहुत बन जाएगा। और एग्जांपल ले लेते हैं, एग्जांपल में क्या लिख सकते हैं, यथाशक्ति, यथाशक्ति। तो यथाशक्ति में यथा को पहला पद है और शक्ति जो है दूसरा पद है। अगर शक्ति को हटा दें तो क्या और भी लिख सकते हैं यथा में, तो यथा में लिख सकते हैं यथा शीघ्र लिख सकते हैं, यथा धर्म लिख सकते हैं, मतलब कि इससे और जो बन जाए अलग अलग, तो वही होगा अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास वो समास होता है, परिभाषा एक बार देख लेते हैं, परिभाषा में देखा है नहीं, जिस समासिक पद का पहला पद अव्यय, जिस समासिक पद का, तो यहाँ पर शब्द लिख दीजिए क्योंकि पद नहीं लिखेंगे, यहाँ पर शब्द होगा, ठीक है, जिस समासिक शब्द का, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर देखा जाए तो ये प्रतिदिन एक शब्द है कि नहीं, प्रतिदिन एक शब्द है ना, या यथाशक्ति क्या है, एक शब्द है, प्रति सेकंड क्या है, शब्द है, प्रति मिनट क्या है, शब्द है, प्रति घंटे शब्द है, जो है जिस समासिक शब्द में, ठीक है, किसी वह समासिक शब्द, वह शब्द जिसमें पहला पद अव्यय हो, इसमें प्रतिदिन है ना, तो प्रति क्या है, अव्यय है, और इसका अव्यय है तो इसका दूसरा भाव क्या निकल रहा है, पहला तो हो गया प्रतिदिन, अगर प्रतिदिन दिया है तो इसका पहला पद है प्रति, है, तो दूसरा पद है दिन, लेकिन दूसरे पद की जगह अगर हम प्रति माह कर दें तो फिर अर्थ थोड़ा सा अलग हो गया, लेकिन पहला पद वही है, प्रति ही है ना। प्रति का मतलब क्या होता है, एक होता है ना, प्रति या फिर एक होता है, प्रत्येक जहां से ले सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से अव्ययी भाव होता है। इसके बहुत से एग्जाम्पल और भी एग्जाम्पल आप ले सकते हैं, बुक में आपके दिया गया है। दोस्तों बुक से याद है, बुक में आपके तत्पुरुष समास नहीं दिया गया है, यह बात है कि तत्पुरुष समास कक्षा 10 में आपको पढ़ना ही नहीं है, ठीक है। अव्ययी भाव समास तक मतलब 5 समास है, कर्मधारय समास, द्वंद्व समास, द्विगु समास, बहुब्रीहि समास और ये अव्ययी भाव समास, 5 समास है कुल। छठवां मतलब होते तो 6 प्रकार के हैं, लेकिन आपके वैज्ञानिक कक्षा 10 में जो है 5 पढ़ने हैं, कर्मधारय समास, द्वंद्व समास, द्विगु समास, बहुब्रीहि समास और अव्ययी भाव समास। 5वां समास एक तत्पुरुष समास क्या है, वो थोड़ा सा बड़ा है, वह होता तो बहुत मतलब इजी है, लेकिन थोड़ा सा बड़ा है, लेंदी पड़ जाता है, तो अगर हम उसको पढ़ेंगे भी तो किसी और वीडियो में पढ़ेंगे कि ये वीडियो बहुत लंबा होने वाला है, ठीक है, बहुत लंबा भी हो गया है, ठीक है। तो यहाँ पर अव्ययी भाव तक हम इसको रोकेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। अगले वीडियो के लिए आप चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं और इसका नोट्स डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप वहां से जाकर इसका लिंक ले सकते हैं और लिंक जो है आप अपना नोट्स बना सकते हैं, और इससे मतलब जिस तरह से मैंने यहाँ पर बोर्ड पर लिखकर आपको समझाया है उससे कई गुना अच्छा वहाँ पर लिखा गया है। आप उसको मतलब अगर यहाँ से एक बार देख लेते हैं, समझ गए तो अच्छी बात है, थोड़ी बहुत कसर भी रह गई समझने में ना, तो वहाँ पर जो है नोट से देखकर आप पूरा समझ जाएंगे, क्योंकि एक एक लाइन जो वहाँ पर लिखा गया है ना वो समझने लायक लिखा गया है, एकदम सिंपल शब्दों में लिखा गया है ताकि वो समझ में आ जाए, ठीक है। हर एक चीज वहाँ पर लिखा गया है, कोई ये नहीं है कि अगर हमने यहाँ पर कहीं लिखा है पहला पद तो वहाँ पर हमने पूर्व पद भी लिखा है कि अगर
पहला पद ना समझ पाए तो पूर्व पद समझे, या पूर्व पद ना समझ पाए तो पहला पद भी समझिए। वो मैंने अपने हाथों से लिखकर बनाया, हैंड रिटन है, तो आप जाकर उसे देख सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिएगा, और इसी तरह के और वीडियो, और यहाँ पर आपको सभी ट्रिक पसंद आ गए हों और इसी तरह के और ट्रिक के लिए और ट्रिक वाली वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो जरूर लाइक कीजिएगा, और कुछ ना समझ में आओ तो कमेंट कर दीजिएगा। आगे अगर हम कभी तत्पुरुष समास का वीडियो बनाए तो वहाँ पर मैं इसको समझा दूंगा। हो सकता है तो आगे चल के मैं इसका एक प्रैक्टिस सेट ले आऊँ जहाँ पर क्वेश्चंस मैं कराऊंगा, और वहाँ पर आप जो है क्वेश्चंस रहेगा और उसको पहचानना होगा कि इसमें कौन सा समास है। तो मिलते हैं अगले वीडियो।